Hi friends and dear students, welcome back to my YouTube channel SS Pediatrics. In my today's lecture, I will discuss with you regarding behavior problems in preschool child. Preschool child का जो age group होता है that is from 3 to 6 years और जो previous video lectures थे उनमें मैंने आपके साथ जो behavior problems थी वो infant और toddler age group का मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ. उसी के ही कॉन्टिन्यूएशन में आज का वीडियो लेक्चर है जिसमें हम प्री स्कूल चाइल्ड के बिहेवियर प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस टॉपिक. बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन. आज जो हम डिस्कस करेंगे वो प्री स्कूल चाइल्ड के बिहेवियर प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. दीज आर एन्यूरेसिस, एंकोपेरेसिस, नेल बाइटिंग, टिक्स, शाइनेस एंड स्लीप डिसऑर्डर्स. तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है एन्यूरेसिस, जिसे हम बेड वेटिंग भी बोलते हैं. चिल्ड्रन आर रेडी फॉर टॉयलेट ट्रेनिंग नियर अबाउट 18 मंथ्स ऑफ एज के आसपास जो है वो हमारे पास जो एज ग्रुप है वो टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए कैपेबल हो जाता है. देन ब्लैडर कंट्रोल जो है वो बच्चे नियर अबाउट 4 to 5 ईयर्स पे अटेन कर लेते हैं. बेड वेटिंग और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस अगर 4 ईयर्स के बाद होता है, बियॉन्ड द एज ऑफ 4 ईयर्स, और लॉस ऑफ कॉन्टिनेंस आफ्टर द 3 मंथ ऑफ ड्राइनेस, तो उसको हम बेड वेटिंग बोलते हैं. और बेड वेटिंग एट नाइट इज़ नोन एज नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस. प्राइमरी एन्यूरेसिस और सेकेंडरी एन्यूरेसिस हम डिस्कस करेंगे और इसके कॉजेज़ भी हम डिस्कस करते हैं. प्राइमरी एन्यूरेसिस क्या होता है, जहाँ पे पैसेज ऑफ यूरिन इनटू क्लोथ्स और बेड और ड्यूरिंग द नाइट इन अ चाइल्ड एट 5 ईयर्स पे या 5 ईयर्स ज़्यादा का अगर हमारे पास चाइल्ड है वो अगर यूरिन पास करता है बेड पे और क्लोथ्स में, हु हैज़ नेवर बीन ड्राई इन द नाइट, जिसने कभी भी जो ड्राइनेस इन नाइट टाइम पे कभी भी उसने अटेन नहीं किया था, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एन्यूरेसिस, विच इज़ कॉमन इन बॉयज़. एंड स्लीप डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, या डिलेड न्यूरोलॉजिकल मैचुरेशन टू द ब्लैडर कंट्रोल और स्फिंक्टर एंड मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम की वजह से हो सकते हैं, या स्पाइनल कॉर्ड ऑबनॉर्मलिटीज़ की वजह से. देन सेकेंडरी एन्यूरेसिस और इसके कॉजेज. सेकेंडरी एन्यूरेसिस में आता है हमारे पास द चाइल्ड हैड बीन ड्राई फॉर सेवरल एंड अगेन स्टार्ट बेड वेटिंग. पहले जो था, जो चाइल्ड है हमारे पास वो उसने ड्राइनेस को अटेन कर लिया था, बेड वेटिंग की कोई उसके मतलब उसको हम नोटिफाई नहीं कर पा रहे थे बेड वेटिंग के लिए, बट अगेन उसने स्टार्ट कर दिया बेड वेटिंग करना ड्यू टू सम कॉजेज. दैट मे बी दैट चाइल्ड इज़ टू एंथुसियास्टिक एंड इमेच्योर टॉयलेट ट्रेनिंग अगर बच्चे की हुई हो, और इमोशनल स्ट्रेस हो रहा है बच्चे को, पेरेंट और चाइल्ड की माल एडजस्टमेंट है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, डायबिटीज़ मेलाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेस है. देन मैनेजमेंट फॉर दिस फुल मेडिकल हिस्ट्री, हमें पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेनी है, बच्चे की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसको, और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देना स्टार्ट करना है. बच्चे को जो है वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक के थ्रू हमें उसको उसका जो बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है. ब्लैडर एक्सरसाइज हम उससे करवा सकते हैं. पेरेंट्स को काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है कि ये धीरे धीरे जो है वो रीअश्योर करना है उनको कि ये प्रॉब्लम जो है वो जो है ठीक हो जाएगी, बस हमें बच्चे के थोड़ा सा बिहेवियर मॉडिफिकेशन करनी है. अनलेस उसको कोई और मेडिकल इशू ना हो तो उसका बिहेवियर मॉडिफिकेशन करके जो है वो हम इसको इस प्रॉब्लम से रिलीव कर सकते हैं. देन पेरेंट को एजुकेट करना है. ड्रग थेरेपी इज़ इंडिकेटेड ओनली इन चिल्ड्रन ओल्डर देन 6 ईयर्स. टैबलेट imipramine 25 to 50 mg tablet for 6 to 8 years and desmopressin acetate nasal spray. Start with 10 microgram given at bedtime daily and increase gradually if effective, used for 3 to 6 months. Next is encoparesis. It is the passage of feces into inappropriate place after the age of 5 years, and it is more serious than emotional disturbance due to unconscious anger, stress and anxiety. अगर बच्चा जो है वो फेसिस पास कर देता है आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ एज भी वो जो है वो अपना बॉवल कंट्रोल एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम एंकोपेरेसिस कहते हैं. और प्रॉब्लम्स भी इसके साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं, सच एज क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है बच्चे को, पेरेंटल जो पेरेंट्स उसके ओवर कंसर्न है बच्चे के लिए, और उसकी जो टॉयलेट ट्रेनिंग है वो ज़्यादा ओवर एग्रेसिव है, उसको मतलब फोर्स कर रहे हैं वो चीज़ करने के लिए. टॉयलेट
का फियर उसको हो रहा है या लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ कोई प्रॉब्लम, तो वो उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एंकोपेरेसिस के साथ। Management for this, we have to assess the condition of the child and we have to train the bowel training बच्चे को provide करनी है, use of toilet and associated problems and child toilet training, dietary intake of roughies and intake of fluid, ताकि बच्चा उसको chronic constipation की problem ना हो और वो उसका easily जो है वो अपना stool pass कर सके। parental support provide करना है, उनको reassure करना है। then next is nail biting. Onychophasia और नेल बाइटिंग इज़ अ कॉमन ओरल कंपल्सिव हैबिट। ओरल कंपल्सिव क्योंकि बच्चा बार बार अपनी फिंगर्स को जैसे नेल बाइट करने के लिए बार बार माउथ में डालता है, तो इट इज़ अ ओरल कंपल्सिव हैबिट इन अ चिल्ड्रन एंड एडल्ट में भी हम देखते हैं कुछ एक एडल्ट ये चीज़ करते हैं। इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ कोपिंग विद स्ट्रेस और कंफर्टिंग सेल्फ। जब भी किसी को लगता है कि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है या तो उसको एकदम से खुद को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए वो अपना नेल बाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। This is a habit of biting or eating the nails. Most of the time, it is usually diagnosed after 3 years of age. Mainly found in 5 to 7 years or 13 to 15 years, nail biting may be a learned behavior and common in girls than in boys. Causes क्या हो सकते हैं nail biting के? Developmental cause भी हो सकते हैं, emotional factors भी हो सकते हैं। Developmental cause में this disorder is common in biting stage एंड टीथिंग स्टेज। जैसे पता है कि बच्चा एक डेवलपमेंटल फेज पे है और उसका टीथ इरप्ट हो रहे हैं, तो उस टाइम पे वो फिंगर्स माउथ में डाल सकता है, ठीक है, खुद को ग्रेटिफाई करने के लिए उसकी ओरल हैबिट्स को, तो वो एक डेवलपमेंटल कॉज हो सकता है। देन इमोशनल फैक्टर्स, अगर बच्चे टेंस है, बच्चा टेंशन उसको है, एंग्जाइटी है, पेरेंट्स उसको निगलेक्ट कर रहे हैं या स्ट्रिक्ट बिहेवियर है, उसको एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो रहा है, किसी चीज़ का फियर है या जस्ट बिकॉज ऑफ हैबिट उसकी आदत ही बन चुकी है, या फीलिंग शाय, फियर ऑफ इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। देन मैनेजमेंट, नो थेरेपेटिक मेजर आर नीडेड। मोस्ट चिल्ड्रन ग्रो आउट ऑफ दिस हैबिट बाय द एज ऑफ 5 or 6 years एंड ट्राई टू रिमूव द प्रेसिपिटेंट्स। जो भी ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से लगता है कि इन एक सिचुएशन में बच्चा जो है वो नील बाइटिंग करता है, तो उन चीज़ों को हम वहाँ से रिमूव करने की कोशिश करेंगे, उसका माइंड डाइवर्ट करेंगे। Then behavior modification techniques such as promise of a reward to correct the faulty behavior। हमें पता है कि बच्चे का ये बिहेवियर जो है वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है या उसके लिए अच्छा नहीं है, उसकी एज के अकॉर्डिंग वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हम उनको कुछ रिवॉर्ड के लिए, उसका बिहेवियर मॉडिफाई करने के लिए कुछ रिवॉर्ड उसके साथ प्रॉमिस करेंगे कि हम आपको ये चीज़ देंगे जो भी उसको उसको अच्छा लगता है। अगर वो ये चीज़ नहीं करेगा, ठीक है, तो हम उसको रिवॉर्ड देंगे। एंड कीप द चाइल्ड नॉर्मली बिजी ड्यूरिंग द डे टाइम। Suggest an alternative activity such as playing with play-doh or wiggling his fingers around, जिससे उसका hand और fingers की involvement रहे उस play activity में, so that उसको nail biting का वो mind में concept ना आए कि हाँ मुझे nail biting करनी है, वो जो उसका एक compulsive एक habit बन चुकी है वो उसको mind में ना आए। Use of play therapy is beneficial in the management of this disorder and the environment should be free of tension and fear. Give proper explanation to the child and distract the mind of the child by play therapy. Complications क्या हो सकती है? टीथिंग प्रॉब्लम, टीथ इरप्शन में हो सकती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, GI ट्रैक इन्फेक्शन और कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शन द बोन, बेबी जो भी फिंगर्स बार बार माउथ में डाल रहा है उन फिंगर्स के टिप पे कुछ भी उसको कोई बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज tic disorder. Tic disorder are characterized by persistent presence of abrupt, repetitive and involuntary movements and sounds that are purposeless. टिक डिसऑर्डर को हम कैसे करेक्टराइज करेंगे कि इस बच्चे में ये डिसऑर्डर है? बच्चा जो है वो परसिस्टेंटली रेपिटेटिवली एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो है वो परफॉर्म करेगा, दैट में भी वो कुछ साउंड भी प्रोड्यूस कर सकता है या उसका मोटर कुछ एक्टिविटी ऐसी परफॉर्म करेगा उसकी बॉडी पार्ट से, जैसे फेस, शोल्डर, हैंड्स और लेग्स की, जिससे हमें लगता है कि ये कुछ पर्पसलेस मूवमेंट शो कर रहा है, पर्पसलेस कोई साउंड्स, कोई वर्ड्स को वो प्रोनाउंस कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, सो दैट इज टिक डिसऑर्डर। For example, knee bends, lip smacking, tongue thrusting, grimacing, eye blinking, throat cleaning. ये यूजली जो है वो हम 5 to 7 years old child में देखते हैं एंड इट इज़ मोर कॉमन इन बॉयज़ दैन इन गर्ल्स। फेशियल टिक्स आर
commonest, followed by neck, eye, or leg tics. Next is Tourette syndrome. This is the most complex and severe of the tic disorder. It begins between age 2 and 16, persists throughout the life, and is characterized by rapidly repetitive multiple motor and the vocal movements. टाइप्स ऑफ टिक्स, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ऐसे ये 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. सिंपल में भी हम इसको देखेंगे, मतलब वोकल है, फोनिक्स को हम बोलते हैं, जो साउंड का टिक्स, जो कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, कोई वर्ड बोल रहे तो वो फोनिक में आएगा. और मोटर में मतलब उसकी बॉडी के कुछ मसल्स, कुछ पार्ट्स मूव कर रहे हैं, दैट इज मोटर टिक्स. तो सिंपल यूजुअली ओनली अ फ्यू मसल्स, और सिंपल वर्ड्स जो है वो यहाँ पे हम नोटिफाई कर सकते हैं. सो सिंपल मोटर टिक्स एंड सिंपल फोनिक टिक्स. सिंपल मोटर टिक्स में क्या आता है? दीज आर सिंपल ब्रीफ मीनिंगलेस मूवमेंट लाइक आई ब्लिंकिंग, फेशियल ग्रिमिसिंग, हेड जर्क कोई करता है, शोल्डर श्रग करता है. दे यूजली लास्ट देन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड से भी कम ड्यूरेशन का होता है इनका ये टिक. देन सिंपल फोनिक टिक्स, दीज आर मीनिंगलेस साउंड और नॉइस लाइक थ्रॉट क्लीनिंग, बार बार कोई अपना गला साफ करता है, ऐसे आवाज़ करते हैं, कफिंग करते हैं, या स्नीफिंग, बार्किंग, हिसिंग, कुछ भी. तो ये इनका मतलब इनको नहीं पता चलता है बच्चों को कि हम ऐसा कर रहे हैं, बट वो धीरे धीरे इनका एक बिहेवियर बन जाता है. नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स, यूजिंग मैनी मसल ग्रुप और फुल वर्ड और सेंटेंस. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स चीज़ हो रही है, कॉम्प्लेक्स मोटर टिक्स और कॉम्प्लेक्स फोनिक टिक्स. कॉम्प्लेक्स मोटर में और ज़्यादा बॉडी की मूवमेंट हमें मतलब पता चल जाएगा इमीडिएटली, जैसे वो कोई करता है तो हमें वो नोटिफाई हम उसको कर लेते हैं. और जो सिंपल है वो कभी कभी हम इतना नोटिस भी नहीं कर पाते, बट कॉम्प्लेक्स हमें ईजिली विजिबल हो जाता है. जैसे फेशियल जेस्चर्स हैं, बाइटिंग, ट्रिलिंग, ट्विस्टिंग अराउंड एंड ऑब्सेंस जेस्चर. एंड इन केस ऑफ फोनिक टिक्स की अगर हम बात करें तो कोई भी वर्ड या कोई फ्रेज या कोई स्टेटमेंट वो बार बार बोलते हैं, जैसे शट अप, कोई भी चीज़ बार बार बोलते हैं, यू शट अप, कुछ भी बात बोलेंगे तो यस यस, यू हैव डन इट, बार बार वो चीज़, उनके वर्ड वो उनके बार बार उन चीज़ों को प्रोनाउंस करते हैं. मैनेजमेंट फॉर दिस, a holistic approach is recommended for the treatment of tic disorder, and educating the patient and the family about the course of the disorder in a reassuring manner. Collaboration with school personnel to create a learning environment conducive to academic success, and several behavior modification techniques such as self-training, relaxation technique, and biofeedback are used to correct any situation and difficulties. Faculty behavior of the child must be treated, and educating the patient and the family about the course of disorder in a reassuring manner, and completion of necessary diagnostic tests include self-report by the child and the parents, and comprehensive assessment including the child's cognitive abilities, perception, motor skills, behavior and adaptive function. Medications are the main treatment for motor and the vocal tics. Medications prescribed include typical neuroleptic like haloperidol, Percocet, and tetrabenazine. Alpha adrenergic receptors agonistic includes this, and atypical antipsychotics. Next is shyness. Shyness leading to complete withdrawal is considered as a behavior problem. साइनेस में बेसिकली बच्चे जो है वो अपना सोशली इतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं और ख़ुद को उन सब चीज़ों से विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. एंड द कॉजेज़ फॉर दिस शाइनेस, जेनेटिक इनहेरिटेंस भी हो सकता है या एनवायरमेंटल कॉज है, लाइक लैक ऑफ एक्सपोजर, बच्चा कभी किसी के इतने ज़्यादा लोगों के बीच में गया ना हो, कल्चर नॉर्म्स हैं, सोसाइटी वैसा है कि बच्चे को ज़्यादा वो इन्वॉल्व नहीं करते होंगे और सोसाइटी मेम्बर्स के साथ. मैनेजमेंट, assess the cause of shyness, talk to the child and provide the exposure to the child by arranging small get together with the peer group, and do not pay attention to child's mistake. बच्चा कुछ गलती करता है उसको थोड़ा थोड़ा इग्नोर भी करना चाहिए अगर वो लगता है इग्नोर करने के लेवल पे. and do not compare the child with the other child. Do not criticize the child. Reward the child whenever he performs well or take on initiative, and encourage the child to develop his potential and talent. Help the child to gain self-confidence. Do not force the child to socialize, as this may aggravate shyness. Next is
Sleep disorder. Sleep disorder are common during the preschool years, and these problems resolving and diminish as the child gets older. तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी. एंड मोस्ट ऑफ द स्लीप प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू द इरेगुलर स्लीप हैबिट है, इरेगुलर स्लीप पैटर्न्स हैं बच्चे की, और एंग्जाइटी अबाउट गोइंग टू बेड एंड स्लीपिंग. Nightmares are also common in preschool children. The child wake up crying because of being scared, and sleepwalking, sleep talking. Near about 15% of the children, mainly boys, the sleepwalking is not remembered in the morning. Management for this, एस्टैब्लिश अ बेड टाइम रूटीन. हमें बच्चे का एक बेड टाइम रूटीन एस्टैब्लिश करना है, उनके सोने का, उनके वेकअप टाइम का. एंड अवॉइड giving stimulants such as sugar or caffeine to the child near the bedtime, and make the bedroom cozy and inviting. जैसे बच्चे को लगे कि हाँ कितना अच्छा रूम है और मुझे यहाँ पे जाके इजीली उनको बेड पे बहुत कंफर्टेबल फील हो और वो वहाँ पे सो जाएं. अवॉइड डिस्टर्बेंस इन स्लीप लाइक टेलीविज़न. हर एक चीज़ हमें ऑफ करना है, टेलीविज़न और कोई भी नॉइज़ वहाँ पे ना हो नियर अबाउट. एंड मेकिंग द साइलेंस इन एंड नियर द बेडरूम, एंड बी विद द चाइल्ड वाइल ही फॉल अस्लीप. वहीं पे रहना है बच्चे को धीरे धीरे ताकि वो धीरे धीरे वो अपना सोने की कोशिश करता है, देन वो सो जाता है. प्रोवाइड प्लीजेंट एक्टिविटी लाइक स्टोरी टेलिंग हम कर सकते हैं, कोई सॉन्ग, कोई पोइम, कोई राइमिंग उनके लिए जो है वो बच्चे के लिए जो है वो हम गा सकते हैं, सुना सकते हैं उनको. तो वो धीरे धीरे उनको सुनते सुनते उनको प्रॉपरली जो है वो स्लीप कर लेता है बच्चा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज टॉपिक. आज हमने डिस्कस किया प्री स्कूल चाइल्ड के बिहेवियर प्रॉब्लम्स. अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो और आप ऐसे ही और वीडियो लेक्चर सुनना चाहते हैं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल SSP Pediatrics एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक यू.